हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। आज के इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन इन ईटियोलॉजी। तो एक शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो इतना समझिए कि पार्किंसन एक तरह का प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, किसका डिसऑर्डर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। और दूसरा पॉइंट ये जानिए कि इसमें मोटर सिम्टम्स भी होता है और नॉन मोटर सिम्टम्स भी होता है। ठीक है, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन वाली बात। अगर मैं बात करूँ ईटियोलॉजी के बारे में, ईटियोलॉजी भी काफ़ी सिंपल है, एक लाइन में याद करने वाला चीज़ है कि इसका जो मेन कारण है वो बॉडी में डोपामीन का लेवल घट जाने के कारण पार्किंसन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये घटता कैसे? तो बेसिकली डीजनरेशन शुरू हो जाता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का। ठीक है, अब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली ये सबस्टेंशिया नाइग्रा में होता है। ठीक है, अब ये कहाँ पे होता है? ये बेसल गैंग्लिया में होता है। ठीक है, अब इसका काम ही होता है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का काम ही होता है डोपामिन बनाना। ठीक है, लेकिन अब उसका डीजनरेशन होने के कारण क्या होगा? डोपामिन का इम्बैलेंस होने लगेगा। ठीक है, घटता चला जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़ देखने को मिलता है, जिसको हम लोग लिवी बॉडीज़ भी कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप्स होता है इसका: इडियोपैथिक पार्किंसन, सेकेंडरी पार्किंसन और पार्किंसनिज्म प्लस सिंड्रोम। ठीक है, इडियोपैथिक पार्किंसन में भी 2 केसेस आपको देखने को मिलेंगे। एक में आपको डोमिनेंट सिम्टम्स, आपको मतलब कि एक में जो सिम्टम्स ज़्यादातर देखने को मिलेगा वो है आता है आपका पोस्चरल इंस्टेबिलिटी एंड एबनॉर्मल गेट। दूसरा केसेस आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि डोमिनेंट सिम्टम्स होता है ट्रेमर, ब्रैडिकाइनेशिया और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। दूसरा तरह का टाइप आता है आपका सेकेंडरी पार्किंसनिज्म। इसका अगेन 3 क्लासिफिकेशन है और ये तीनों क्लासिफिकेशन आपका किस बेसिस पे किया गया है? इन तीनों क्लासिफिकेशन आपका बेसिस के वायरस, टॉक्सिन्स, ड्रग्स, ट्यूमर, इन सब के बेसिस पे किया गया है। 3 क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है? पोस्ट इंसेफेलाइटिस पार्किंसन, टॉक्सिक पार्किंसन, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन। तीसरा आता है पार्किंसनिज्म प्लस सिंड्रोम। ये बेसिकली पार्किंसन का जो सिम्टम्स हैं ये किसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ के कारण आपके बॉडी में शो होता है। ठीक है, अब ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ कौन कौन से हो सकते हैं वो आपका नाम मैंने लिख रखा है। एक है आपका स्ट्रैटोनिग्रल डिजेनरेशन, शाय ड्रैगर सिंड्रोम, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, लिवी बॉडी डिजीज़, हंटिंगटन डिजीज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो सिम्टम्स are caused by a group of neurodegenerative diseases that affect substantia nigra and produces Parkinson symptoms along with the other neurological signs. Symptoms में क्या आएंगे? rigidity, bradykinesia, ठीक है, ये सब सारे symptoms आएंगे। अब सबसे important point इसका ये है, ठीक है, कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़े तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि इडियोपैथिक पार्किंसन है या फिर पार्किंसनिज्म प्लस सिंड्रोम है? तो जब दवाई चलता है ना, एंटी पार्किंसन जब ड्रग्स चलता है तो बहुत बड़ा या बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है इन केस ऑफ पार्किंसनिज्म प्लस सिंड्रोम। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स को भी क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले है आपका प्राइमरी मोटर सिम्टम्स। उसमें जो सबसे पहला सिम्टम है वो है आपका रिजिडिटी। Now, what is rigidity? So, it is the increased resistance to passive motion. तो जब भी पैसिव मोशन करवाएंगे तो रेजिस्टेंस का बढ़ जाना ही रिजिडिटी है मसल्स में। ठीक है, तो पेशेंट क्या कंप्लेन करता है? पेशेंट कंप्लेन अबाउट द हेवीनेस एंड स्टिफनेस ऑफ द लिम्स एंड इन बोथ एंटागनिस्ट एंड एगोनिस्ट मसल। तो पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि हेवीनेस जैसा लग रहा है, स्टिफनेस जैसा लग रहा है। कहाँ पे? हाथ पाँव में। ठीक है, और वो भी कौन कौन से मसल में? मेन मसल्स में भी और उसके ऑपोजिट वाले मसल्स में भी। ठीक है, एंटागनिस्ट में भी और एगोनिस्ट मसल्स में भी। ठीक है, अब इसमें 2 तरह का रिजिडिटी देखा जाता है। एक होता है कॉगविल रिजिडिटी और दूसरा होता है लीड पाइप रिजिडिटी। कॉगविल रिजिडिटी किस तरह का रिजिडिटी हुआ? तो कॉगविल रिजिडिटी इज जर्की रैचेट like resistance to passive movement as muscles alternatively tense and relax occurs when tremor coexist with rigidity। तो cogwheel rigidity तभी देखने को मिलेगा जब ट्रेमर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, और किस तरह का होगा? जर्की रैचेट लाइक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा जब भी आप पैसिव मूवमेंट करवाएंगे। क्यों? क्योंकि मसल्स जो होता है वो टेंस भी होता है और रिलैक्स भी होता है ऑल्टरनेटिवली। ठीक है,
लेकिन लीड पाइप रिजिडिटी में क्या होता है, यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है और एक सस्टेन्ड रेजिस्टेंस आपको फील होगा थ्रू आउट द मूवमेंट। ठीक है, चलिए। रिजिडिटी टिपिकली अफेक्ट्स इन मसल्स ऑफ द शोल्डर एंड नेक फर्स्ट। तो सबसे पहले रिजिडिटी कहाँ पे अफेक्ट करेगा, शोल्डर एंड नेक पे। ठीक है, लेकिन प्रोग्रेशन के साथ साथ ये ज़्यादा सीवियर हो जाता है और पूरे बॉडी में ही अफेक्ट करता है और धीरे धीरे आपका मूव करने का एबिलिटी हो गया या फिर आर्म स्विंग जो होता है गेट में, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं, घटती चली जाती हैं। एब्सेंस ऑफ एसोसिएटेड मूवमेंट जैसे कि आर्म स्विंग ड्यूरिंग वॉकिंग और फ्रीजिंग विच इज़ सडन स्टॉप ऑफ मूवमेंट इज़ एक्चुअली सीन ड्यू टू रिजिडिटी। मतलब कि आर्म स्विंग, जितने भी एसोसिएटेड मूवमेंट होते हैं, ठीक है, चलने के दौरान, जैसे कि आर्म स्विंग करते हैं जब चलते हैं तो, ठीक है, या फिर फ्रीजिंग जो हो गया, इसमें बेसिकली दो तरह का गेट देखा जाता है। एक होता है फेस्टिनेटिंग गेट और दूसरा होता है फ्रीजिंग गेट। फ्रीजिंग गेट में बेसिकली क्या होता है, चलते चलते रुक जाता है। ठीक है, तो ये रिजिडिटी के कारण भी होता है। फिर क्या होता है, हाइपोकाइनेशिया, जिसका मतलब होता है स्लोड एंड रिड्यूस्ड मूवमेंट। ठीक है, ये भी आपको रिजिडिटी के कारण देखने को मिलेगा। आगे आता है दूसरा जो सिम्टम है वो है आपका ट्रेमर। नाउ ट्रेमर इज़ प्रेजेंट इन द लोअर लिम्स व्हेन पेशेंट इज़ इन सुपाइन पोजीशन। तो जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा तो ट्रेमर आपको देखने को मिलेगा लोअर लिम्स में। ट्रेमर ऑफ हेड एंड ट्रंक, पोस्चरल ट्रेमर कैन बी सीन व्हेन मेंटेनिंग अपराइट पोजीशन। तो जब अपराइट पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, जब अपराइट पोजीशन में जब पेशेंट होगा तो आपको पोस्चरल ट्रेमर देखने को मिलेगा, हेड और ट्रंक का ट्रेमर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो ड्यू टू एबनॉर्मल पोस्चर रिस्पॉन्स इन चेंज टू सेंटर ऑफ मास एंड नैरोविंग ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो पोस्चरल इंस्टेबिलिटी आपको क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू एबनॉर्मल पोस्चरल रिस्पॉन्स इन चेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड बेस ऑफ सपोर्ट का घट जाना। ठीक है, दूसरा आता है आपका, इसी में ही पोस्चरल इंस्टेबिलिटी का ही दूसरा कारण है कि विजुओ स्पाटियल इम्पेयरमेंट भी इसमें बहुत बड़ा रोल इसमें रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर आता है आपका डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग स्टैटिक एंड डायनेमिक पोस्चर ड्यू टू रिजिडिटी। देखिए, रिजिडिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी का। सारी चीज़ें आपस में को रिलेटेड हैं, सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स सच एज रिजिडिटी, डिक्रीज्ड मसल टॉर्क प्रोडक्शन, वीकनेस, लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन, दे ऑल प्रोमोट पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। तो देख रहे हैं इतना सारा फैक्टर्स जो होता है वो सब सारी चीज़ें प्रोमोट करती हैं पोस्चरल इंस्टेबिलिटी को। अगला पॉइंट है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल पोस्चर ड्यू टू वीकनेस ऑफ एंटी ग्रेविटी मसल्स लीडिंग टू फ्लेक्स्ड स्टूप्ड पोस्चर विद इंक्रीज्ड फ्लेक्शन ऑफ नेक, ट्रंक, हिप एंड नीज। ठीक है, तो एबनॉर्मल पोस्चर जो होता है वो डेवलप हो जाता है किसके कारण से, एंटी ग्रेविटी मसल्स के वीकनेस के कारण से फ्लेक्स्ड स्टूप्ड पोस्चर डेवलप हो जाता है, जिसमें कि फ्लेक्शन ऑफ नेक, ट्रंक, हिप और नी, ये सब सारे का फ्लेक्शन का जो रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट्स के बारे में। इन लोअर एक्सट्रीमिटी कॉन्ट्रैक्चर डेवलप इन द हिप एंड नी फ्लेक्सर्स, हिप रोटेटर्स एंड हिप एडक्टर्स अलॉन्ग विद द प्लांटर फ्लेक्सर्स। ठीक है, तो लोअर एक्सट्रीमिटी में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होता है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पर डेवलप होता है, हिप में, नी के, हिप और नी के फ्लेक्सर्स में, हिप के रोटेटर और एडक्टर्स में, और साथ ही साथ प्लांटर फ्लेक्सर्स में। ठीक है, स्पाइन में अगर हम लोग बात करें तो कॉन्ट्रैक्चर कहाँ पे डेवलप होगा, डॉर्सल स्पाइन में और नेक के फ्लेक्सर में। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अपर एक्सट्रीमिटी में। अगर हम लोग बात करें तो शोल्डर के एडक्टर्स में, इंटरनल रोटेटर्स में और साथ ही साथ एल्बो के फ्लेक्सर्स वाले मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप होने का चांसेस होता है। इन सभी फैक्टर्स के कारण जो पेशेंट का जो फॉलिंग रिस्क होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजीज सीवियरिटी, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, गेट इम्पेयरमेंट्स इंक्लूडिंग फ्रीजिंग आर लिंक्ड टू द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फॉल। तो देखिए, जो फॉलिंग रिस्क है वो सब सारा किससे लिंक्ड है, डिजीज़ का सीवियरिटी से, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी से, गेट इम्पेयरमेंट से। ठीक है, गेट इम्पेयरमेंट में भी फ्रीजिंग भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शफलिंग गेट ही, बल्कि फ्रीजिंग गेट भी, ये सब सारे लिंक्ड हैं रिस्क ऑफ फॉल से।
ठीक है। जो चौथा जो सिम्टम्स है वो है आपका ब्रेडिकाइनेशिया, विच इज़ स्लोनेस ऑफ मूवमेंट ड्यू टू वीकनेस, ट्रेमर एंड रिजिडिटी एंड ऑल्सो ड्यू टू स्लोनेस ऑफ थॉट। ठीक है, मतलब कि एक होता है ना क्विक प्रोसेसिंग ऑफ थॉट, जल्दी से सोच लेना, लेकिन ऐसा तो पेशेंट इसमें कर नहीं पाता है। ठीक है, तो ब्रेडिकाइनेशिया क्यों देखने को मिलेगा? ड्यू टू वीकनेस, ट्रेमर, रिजिडिटी एंड ऑल्सो ड्यू टू द स्लोनेस ऑफ थॉट। इसमें आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा? हाइपोमिमीमिया, जिसको हम लोग मास्क्ड फेशियल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। इसमें आपको और क्या देखने को मिलेगा ब्रेडिकाइनेशिया में भी? एब्सेंस ऑफ एसोसिएटेड मूवमेंट्स। मैंने पहले भी कहा है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। एकाइनेशिया भी आपको देखने को मिलेंगी ड्यू टू रिजिडिटी। और इसमें क्या होता है ना कि बेसिकली जब आप बोलेंगे ना कि पेशेंट को कुछ लिख के बताने के लिए, तो शुरुआत का तो राइटिंग जब स्टार्ट करेगा तो वो बड़े अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेगा। बड़े अल्फ़ाबेट का मतलब कैपिटल नहीं है, बड़े अल्फ़ाबेट का मतलब कि यूजुअली वो ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखेगा, और जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा, लिखता चला जाएगा, उसका राइटिंग उसी तरह से छोटा 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 होता चला जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रोग्राफिया भी कहते हैं। अब आ जाइए सेकेंडरी मोटर सिम्टम्स के बारे में। इसमें 3 सिम्टम्स आता है। रिडक्शन ऑफ मसल स्ट्रेंथ, जिसके कारण फटीग जो होता है वो डेवलप होने लगता है। दूसरा आता है लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, ठीक है, जिसमें कि मोटर लर्निंग डेफिसिट्स का प्रॉब्लम होने लगता है और मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम होने लगता है। और तीसरा आता है गेट का इश्यूज़, एबनॉर्मल गेट का इश्यूज़, जिसमें कि आर्म स्विंग का एकदम ख़त्म ही हो जाएगा वो धीरे धीरे। फेस्टिनेंट गेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की ओर बढ़ जाता है। फेस्टिनेंट गेट क्या होता है? फेस्टिनेंट गेट में बेसिकली क्या होता है ना कि पेशेंट जो होता है आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, जो ट्रंक है वो फ्लेक्स्ड वाले पोजीशन में चला जाता है, और पाँव जिस तरह से आपका स्विंग फेज में जाता है ना, वैसे नहीं जाता। पाँव को वो घिसक घिसक करके चलता है वो। ठीक है, तो वो इस तरह से वो बोल करके समझाना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप लोग डायग्राम देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा गूगल पे। ठीक है, चलिए तीसरा आ गया आपका नॉन मोटर सिम्टम्स। इसमें आता है आपका सेंसरी सिम्टम्स, जिसमें आ गया आपका नंबनेस, टिंगलिंग, कोल्ड, एकिंग पेन एंड बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, सिम्टम्स इसमें पोस्चरल स्ट्रेस के कारण, पोस्चरल स्ट्रेस सिंड्रोम के कारण भी सेंसरी सिम्टम्स कुछ कुछ आने लगते हैं, जैसे कि बैक पेन फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड स्टूप्ड काइफोटिक पोस्चर। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी पोस्चरल इंस्टेबिलिटी में कि एक स्टूप्ड पोस्चर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? उसके कारण बैक पेन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो सेंस ऑफ स्मेल जो होता है वो ओल्फैक्टरी डिस्फंक्शन के कारण भी वो चला जाता है। चलिए दूसरा आता है आपका डिस्फेजिया, जिसमें कि स्वॉलोइंग जो होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, ड्रूलिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसके कारण चोकिंग या फिर एस्पिरेशन न्यूमोनिया होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्वॉलोइंग जब इम्पेयर्ड है तो वेट लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन उतना पहुँच नहीं पा रहा है आपके बॉडी में। ठीक है, तीसरा आता है इसमें स्पीच डिसऑर्डर, जिसमें कि सबसे पहला है आपका हाइपोकाइनेटिक डिसआर्थरिया। क्या होता है हाइपोकाइनेटिक डिसआर्थरिया? ये होता है आपका बेसिकली कि जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉइस का जो वॉल्यूम होता है उसका टोन, जो वॉल्यूम होगा एकदम घट जाएगा। जो स्पीच होगा वो मोनोटोन होगा, या फिर मोनोपिच होगा। ठीक है, यानी एक ही पिच का स्पीच होगा। ठीक है, इम्प्रिसाइज या फिर डिस्टॉर्टेड आर्टिकुलेशन और अनकंट्रोल्ड स्पीच रेट आपको देखने को मिलेगा। वोकल का जो क्वालिटी होगा वो भी डिग्रेडेड होगा, और स्पीच को अगर डिस्क्राइब करना हो आपको दूसरे पर्सन को, तो आप ऐसा कहेंगे कि होर्स जो होता है वो स्पीच जो है वो बेसिकली होर्स है, ब्रीदी है और हार्स है। ठीक है, इसमें आपको कॉग्निटिव डिसफंक्शन भी देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको मेमोरी, कंसंट्रेशन और अटेंशन का इम्पेयरमेंट्स देखने को मिलेगा। डिमेंशिया देखने को मिल सकता है, और ब्रैडीफ्रेनिया देखने को मिल सकता है, जिसका मतलब होता है स्लो थिंकिंग। लास्ट है डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। ठीक है, फिर लास्ट नहीं है, पांचवा है डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, जिसमें कि आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन भी पेशेंट कंप्लेन करता है। ठीक है, आगे है आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऑल्टर्ड वाइटल साइंस, जिसमें कि आपका आ गया हार्ट रेट, बीपी एक्सेट्रा। ठीक है,
फिर आता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. नाउ व्हाट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन? सो इट इज़ बेसिकली द शार्प ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर विद पोजीशन चेंज. ठीक है, तो पोजीशन चेंज करने में बीपी में एक शार्प ड्रॉपेज देखने को मिलेगा. कौन से पोजीशन चेंज करने में? जैसे कि सुपाइन से सिट या फिर सिट टू स्टैंड. ठीक है, चलिए. स्लीप डिसऑर्डर्स भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि दिन भर सोना, रात में जागना. ठीक है, यहाँ तक कि सोने में भी दिक्कत होता है, सोए हुए रहने में भी दिक्कत होता है, और एक होता है ना एक अच्छा नींद लेना, वो भी बहुत कम देखने को मिलता है इस तरह के पेशेंट में. आगे हम लोग बात करें मेडिकल डायग्नोसिस में, तो एक चीज़ जान लीजिए, कोई एक ख़ास तरह का इसमें ऐसा कोई डायग्नोसिस नहीं है जिससे कि कंफर्म हो जाए कि सामने वाले इंसान को पार्किंसन ही हुआ है. ठीक है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है. हाँ, अब चेक क्या करेंगे? तो चेक करते हैं बेसिकली जो इवॉल्विंग सिम्टम्स है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं. ठीक है, हैंड राइटिंग का सैंपल को ऑब्ज़र्व करते हैं, गेट को ऑब्ज़र्व करते हैं, स्पीच एनालिसिस ये सब देखते हैं, स्लीप शेड्यूल जो है वो सब सारे को पॉइंट आउट करते हैं. ठीक है, दूसरा आता है इसमें 2 आउट ऑफ 4 मोटर सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट. अभी हम लोगों ने 4 प्राइमरी मोटर सिम्टम्स देखा था. ठीक है, तो वो 4 में से कम 2 तो प्रेजेंट होना ही चाहिए. ठीक है, नाउ देर इज़ नो सिंगल या फिर ग्रुप ऑफ टेस्ट टू डायग्नोस पार्किंसन डिजीज़. अभी मैंने कहा इसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेयरसन टेस्ट या फिर ग्लबेलर टैप साइन, जिसमें कि हम लोग ग्लबेला पे टैप करते हैं बार बार, और इसके कारण क्या होता है ना कि आई का ब्लिंकिंग होता है. तो ये बेसिकली एक टेस्ट होता है जो कि पार्किंसन के डिजीज़ में देखा जाता है. अब क्या है ना कि पार्किंसन का हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़ा था, राइट? तो अगर किसी और डिजीज़ की वजह से अगर पार्किंसन हो तो उसका अगर पता लगाना हो तो उसके लिए हम लोग MRI करवा सकते हैं, पेट स्कैन होता है, SPECT होता है, ये सब सारी चीज़ें यूज़फुल होती हैं. बट इसका डायरेक्टली पार्किंसन डिजीज़ पे ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. इसमें 3 तरह का इंस्ट्रूमेंट भी आता है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है. ठीक है, एक है आपका होहेन यार क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी स्केल, दूसरा है यूनिफाइड पार्किंसन डिजीज़ रेटिंग स्केल, और तीसरा है पार्किंसन डिजीज़ क्वेश्चनएयर. ठीक है, तो ये है आपका होहेन एंड यार का क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, जो कि मैंने बुक का एक स्क्रीनशॉट लिया है और यहाँ पे मैंने अपलोड किया है. तो अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग भी स्क्रीन पर से ले सकते हैं. ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं असेसमेंट के बारे में. ठीक है, असेसमेंट काफ़ी सेम है जो मैंने डिस्कस किया है. अब असेसमेंट को यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट में खींचा है. अब शॉर्ट में खींचने का कारण ये है कि असेसमेंट के बारे में हम लोगों ने पहले काफ़ी डिटेल में चर्चा किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो अब असेसमेंट में क्या क्या मिलता है? तो सबसे पहले तो है पेशेंट का क्लाइंट हिस्ट्री या फिर पेशेंट हिस्ट्री, जिसमें कि एज, सेक्स, रेस, प्राइमरी लैंग्वेज, एजुकेशन, ये सब सारी चीज़ें हम लोग नोट डाउन करते हैं. दूसरा है सोशल हिस्ट्री, जिसमें कि कल्चरल बिलीफ, बिहेवियर, फैमिली एंड केयर गिवर, सोशल सपोर्ट सिस्टम, ये सब सारी चीज़ें हैं. तीसरा आता है ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट या फिर वर्क. फिर आता है आपका लिविंग एनवायरनमेंट, होम, वर्क बैरियर. फिर आता है हैंड डोमिनेंस, लेफ्ट, राइट और एम्बिडेक्स्ट्रस. जनरल हेल्थ स्टेटस, ठीक है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड रोल फंक्शन, हेल्थ हैबिट्स, ये सब सारी चीज़ें आ गई. फिर फैमिली हिस्ट्री है, मेडिकल या फिर सर्जिकल हिस्ट्री है. फिर चीफ कंप्लेंट्स है, मेडिकेशंस हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं. फिर आता है लैब टेस्ट और फंक्शनल स्टेटस एंड एक्टिविटी लेवल, और इसमें भी आएगा आपका 2 तरह का, प्रीमॉर्बिड में भी लेते हैं और करेंट में भी लेते हैं. ठीक है, फिर आता है सिस्टम्स रिव्यू, जिसमें कि 4 सिस्टम का रिव्यू करते हैं: न्यूरोमस्कुलर, मस्कुलोस्केलेटल, कार्डियोवास्कुलर और इंटेगुमेंटरी. इंटेगुमेंटरी मतलब कि स्किन से रिलेटेड. ठीक है, चलिए टेस्ट और मेजरमेंट की जहाँ तक की बात है तो कॉग्निटिव फंक्शन के लिए हम लोग मेंटल स्टेटस वगैरह चेक करते हैं, मेमोरी चेक करते हैं. ओरोमोटर फंक्शन के लिए हम लोग कम्युनिकेशन चेक करते हैं, जिसमें कि फ्लक्चुएशंस देखते हैं, वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस कर रहा है या नहीं, वो सब चीज़ें देखते हैं. स्वॉलिंग जो है वो इम्पेयर्ड है या नहीं, वो सब सारी चीज़ें देखते हैं. साइकोलॉजिकल फंक्शन में हम लोग मोटिवेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब सारी चीज़ें का हम लोग टेस्ट वगैरह लेते हैं. फिर आता है एंथ्रोपोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कि बॉडी मास इंडेक्स, गर्थ, लेंथ, इडीमा, ये सब सारी चीज़ें आती हैं. सर्कुलेशन की बात अगर हम लोग करें तो रिस्पॉन्स टू पोजीशन, जिसको हम लोग ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कहते हैं, वो सब सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं. फिर आता है एरोबिक कैपेसिटी एंड इंड्योरेंस. ठीक है, चलिए
अब एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या एग्जामिनेशन लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ गया आपका कॉग्निटिव फंक्शन, जिसमें कि मेमोरी, कंसंट्रेशन, अटेंशन, कंसेप्चुअल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट, ये सब सारी एबिलिटीज़ को चेक करते हैं। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल फंक्शन, जिसमें कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ठीक है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग असेस करते हैं। इसमें पेशेंट से हम लोग इमोशंस के बारे में भी पूछते हैं, सैडनेस, एपथी, हैप्पीनेस, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। और इसमें आपको देखने को क्या क्या मिलेगा पेशेंट में, ठीक है, एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, वेट लॉस, इनएक्टिविटी, ठीक है, इम्पेयर्ड मेमोरी, सुसाइडल टेंडेंसी। अब आप बोलेंगे कि वेट लॉस इसमें क्यों, ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको पेशेंट वो देखेंगे ना जब आप पेशेंट को, तो वो सब सारी चीज़ें आपको रिलेटेबल लगने लगेंगी, ठीक है। चलिए, सेंसरी फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो 3 तरह का सेंसरी फंक्शन हम लोग चेक करते हैं, सुपरफिशियल, डीप, कॉर्टिकल, ठीक है। फिर इसमें आ गया आपका कि स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो टच, प्रोपायोसेप्टिव, विजन सेंसेशन, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग एसेस करते हैं। क्या देखने को मिलेगा, ब्लरिंग ऑफ विजन, डिक्रीज्ड अडेप्टेशन टू लाइट, ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आगे आता है आपका मस्क्यूलोस्केलेटल फंक्शन, जिसमें कि हम लोग जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी और पोस्चर को असेस करते हैं, ठीक है। किस तरह से, रेंज ऑफ मोशन को चेक करते हैं, जो कि गोनियोमीटर से चेक करते हैं, ठीक है। अब क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन ऑफ हिप एंड नी एक्सटेंशन, ठीक है। तो हिप और नी एक्सटेंशन का जो रेंज ऑफ मोशन है उसका लॉस देखने को मिलेगा। डॉर्सी फ्लेक्शन, उसका भी लॉस देखने को मिलेगा। शोल्डर फ्लेक्शन, एल्बो एक्सटेंशन, डॉर्सल स्पाइन एंड नेक एक्सटेंशन एंड एक्सल रोटेशन, इन सभी सारी चीज़ों का रेंज ऑफ मोशन जो है आपको गड़बड़ देखने को मिलेगा। फिर हम लोग चेक करते हैं मसल परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है, जिसमें आपको ट्रेमर देखने को मिलेगा, स्लो स्पीड ऑफ मूवमेंट, ये भी देखने को मिलेगा। और जो टॉर्क होता है मसल्स का, वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। मसल्स परफॉर्मेंस को कैसे चेक करते हैं, तो उसको हम लोग चेक करते हैं एमएमटी से, ठीक है, मैनुअल मसल टेस्टिंग। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट आता है वो है आपका मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन में हम लोग चेक करते हैं रिजिडिटी। अब रिजिडिटी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग कहाँ का रिजिडिटी चेक करते हैं, फेशियल मोबिलिटी या फिर फेशियल एक्सप्रेशन। पेशेंट को बोलेंगे कि फेशियल एक्सप्रेशन बनाइए, फ्रॉनिंग, स्माइलिंग, ठीक है, ये सब सारा फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। दूसरा आता है आपका ब्रैडिकाइनेशिया, ठीक है। अब ये आपको देखने को क्या मिलेगा इसमें, तो इनिशियल मूवमेंट जो होता है वो स्लो देखने को मिलेगा, फिर लेटर ऑन जो होता है मूवमेंट जो होता है वो एरिथमिक होता है और थोड़ा देर के बाद वो रुक जाता है, ठीक है। तो इनिशियल मूवमेंट स्लो देखने को मिलेगा, लेटर ऑन इट बिकम्स अरिथमिक एंड देन इट अरेस्ट आफ्टर सम टाइम, जिसको हम लोग एकाइनेशिया भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें इसको चेक करने के लिए कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करते हैं, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रिपीटेड ऑपोजिशन ऑफ 4 फिंगर एंड थंब, मतलब कि पेशेंट को बोलेंगे कि बार बार 4 फिंगर और थंब इन दोनों को टच कीजिए, ठीक है। ऑल्टरेशन बिटवीन प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, बार बार बोलेंगे कि प्रोनेशन और सुपिनेशन कीजिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हैंड्स, ठीक है। फिर टैपिंग विद फिंगर्स, कॉम्प्लेक्स मोटर टास्क भी करवाते हैं, जैसे कि राइटिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, ये सब सारी चीज़ें हैं। तीसरा इसी में आता है ट्रेमर, ठीक है। अब इसमें ट्रेमर में क्या क्या नोट डाउन करते हैं, तो इसका लोकेशन, परसिस्टेंस और सीवियरिटी को नोट डाउन करते हैं। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि ट्रेमर जो हो रहा है वो रेस्ट के टाइम पे हो रहा है या मूवमेंट के टाइम पे भी हो रहा है, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग नोट डाउन करते हैं। फिर आता है पोस्चरल बैलेंस एंड कंट्रोल। तो बेसिकली पेशेंट का जो रेस्टिंग पोस्चर है वो सेटिंग में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और स्टैंडिंग में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें 2 तरह का इसमें इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसका नाम है आपका बर्ग बैलेंस स्केल और फंक्शनल रीच टेस्ट, ठीक है। इन दोनों का हेल्प लिया जाता है। फिर आता है आपका गेट एंड लोकोमोशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा किया था कि 2 तरह का गेट इसमें देखने को मिलेगा, एक है आपका फेस्टिनेंट गेट और दूसरा है आपका फ्रीजिंग गेट। फ्रीजिंग गेट में क्या होता है, चलते 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 पेशेंट रुक जाएगा एकाएक, ठीक है, रिजिडिटी के कारण, ठीक है। तो इसमें गेट और लोकोमोशन में हम लोग क्या क्या चीज़ें असेस करते हैं, तो बेसिकली गेट का जितना पैरामीटर्स है ना वो सब सारी चीज़ें हम लोग एग्जामिन करेंगे, जैसे कि कैडेंस हो गया, स्टेप लेंथ हो गया, स्ट्राइड लेंथ हो गया, स्टेप ड्यूरेशन हो गया, स्ट्राइड ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग इसको करते हैं। इसके अलावा वॉकिंग पेशेंट को है ना 3 डायरेक्शन में हम लोग चलवाते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और साइड वॉक, ठीक है। और मोटर प्लानिंग का डेफिसिट्स को पता करने के लिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स गेट पैटर्न भी हम लोग परफॉर्म करवाते हैं, जैसे कि क्रॉस स्टेपिंग हो गया,
ठीक है, या फिर डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में चलाते हैं। इसमें एक टेस्ट भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं 10 मिनट वॉक टेस्ट, ये भी करवाया जाता है। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ फ्रीजिंग गेट, अब देखिए ये अभी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये सब सारा फेस्टिनेंट गेट के लिए था। ठीक है, फ्रीजिंग गेट को असेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इसका जो क्या बोलें इसको, अनप्रिडिक्टेबल है ना, क्योंकि पेशेंट कब रुक जाएगा कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से असेसमेंट बहुत इसका डिफ़िकल्ट होता है। लास्ट है आपका इसी में, ठीक है, गेट एंड लोकोमोशन के बाद ही है आपका फॉल रिस्क। ठीक है, तो पेशेंट को बोला जाता है कि, या फिर उनके परिवार वालों को बोला जाता है कि एक फॉल रिस्क डायरी रखिए जिसमें कि फॉल इंजरी आप उसका नोट डाउन कीजिए। ठीक है, या और ये भी नोट डाउन कीजिए कि कौन सा ऐसा काम करते हैं जिसमें कि, या फिर कुछ कब कब ऐसा गिरे हैं और कब कब इनका हिस्ट्री रहा है गिरने का, या कोई ऐसा काम करते वक्त जिसको जो काम नहीं कर पाते हैं या गिर जाते हैं। ठीक है, ये सब ऐसा बहुत सारा चीज़ें उस सारे को नोट डाउन करें। फिर आता है आपका फटीग को एसेस करने के लिए हम लोग फटीग सीवियरिटी स्केल का यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका डिस्काइनीशियस, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ में लाते हैं। इसको भी एक स्केल होता है आपका, उस स्केल का नाम है रस डिस्काइनीशियस स्केल। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ में लाते हैं डिस्काइनीशियस को असेस करने के लिए। एंड देन इन द एंड इज स्वॉलोइंग एंड स्पीच। ठीक है, फिर आता है आपका ऑटोनॉमिक फंक्शन। अब बोलेंगे ऑटोनॉमिक फंक्शन क्या है, तो ये एक एक करके हम लोगों ने इस तरह का पॉइंट के बारे में जान रहा था ना। अभी हम लोगों ने चर्चा किया मोटर फंक्शन के बारे में। ठीक है, मोटर फंक्शन के बाद है आपका ऑटोनॉमिक फंक्शन। ऑटोनॉमिक फंक्शन में सबसे पहला है कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन, जिसमें कि हम लोग रिब केज, चेस्ट वॉल मोबिलिटी, थोरेसिक एक्सपेंशन, इन सभी का इंस्पेक्शन करते हैं। इसके अलावा ब्रीदिंग पैटर्न का भी इंस्पेक्शन किया जाता है, और पोस्चर और ब्रीदिंग करते और जो भी आप एक्टिविटी करवा रहे हैं उसका ब्रीदिंग पे क्या इफ़ेक्ट है, उसका ब्रीदिंग पे क्या इन्फ्लुएंस है, वो भी जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। जैसे कि ब्रीदिंग का रेट है वो बढ़ रहा है, ठीक है, या बढ़ रहा है तो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, इस तरह से सारी चीज़ों को असेस किया जाता है। सो विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न्स एंड एन एग्जामिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्चर एंड एक्टिविटी ऑन ब्रीदिंग। ठीक है, इसमें 6 या फिर 12 मिनट वॉक टेस्ट भी करवाया जाता है इंड्योरेंस का पता लगाने के लिए। ठीक है, और दूसरा है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। फिर आ जाइए जी नंबर पे आता है इंटेगुमेंटरी इंटेग्रिटी, जिसमें कि हम लोग ब्रूजिंग या ब्रेक डाउन ऑफ स्किन, ये सब सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। फिर आता है फंक्शनल स्टेटस, जिसमें कि हम लोग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को देखते हैं, और इसमें ही एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक स्केल आता है जिसको हम लोग कह देते हैं प्रोफाइल ऑफ फंक्शन एंड इम्पेयरमेंट लेवल एक्सपीरियंस विद पार्किंसन डिजीज़। 4 स्केल होता है, 0 to 4। स्केल 0 का मतलब होता है नो प्रॉब्लम, स्केल 4 का मतलब होता है सीवियर। ठीक है, ये फुल्ली आपका पार्किंसन डिजीज़ से ही रिलेटेड ये स्केल है, और किसी डिजीज़ में ये स्केल का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, फिर आता है जनरल हेल्थ मेजर, जिसमें कि आता है हेल्थ स्पेसिफिक मेजर्स। ठीक है, हेल्थ स्पेसिफिक मेजर्स का ये मतलब है कि सिर्फ पार्किंसन के लिए कौन कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ में आता है। सबसे पहला है पार्किंसन डिजीज़ क्वेश्चनर, और दूसरा है पार्किंसन डिजीज़ समरी इंडेक्स। मैंने इन सभी चीज़ों को इतना शॉर्ट इसलिए खींचा है क्योंकि इन सभी चीज़ों को अगर मैं बहुत डिटेल में बात करूँगा तो जो काम लायक बात है वो बात नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत फार्मा मैनेजमेंट। ठीक है, तो फार्मा, अब ये एक चीज़ जान लीजिए कि फार्मा मैनेजमेंट में बता तो रहा हूँ, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ फार्मा मैनेजमेंट होगा तो पेशेंट जो है वो क्योर होगा। ठीक है, फार्मा मैनेजमेंट के साथ साथ फिजियोथेरेपी का मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, चलिए फार्मा मैनेजमेंट 2 तरह का थेरेपीज़ में चलता है। एक होता है न्यूरो प्रोटेक्टिव थेरेपी, जिसमें कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर चलता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MAOs भी कहते हैं। ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है। कहाँ का मेटाबॉलिज्म, इंट्रासेरेब्रल डोपामिन का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है, और इसको अर्ली स्टेजेस में भी दिया जाता है। दवाई का नाम है आपका सेलेजिलिन। ठीक है, फिर आता है सिम्टोमेटिक थेरेपी। इसमें बेसिकली दिया जाता है लीवाडोपा। लीवाडोपा क्या करता है, ये बेसिकली डोपामिन का जो लेवल है वो बेसल गैंग्लिया में उसको बढ़ाता है। अब इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट भी है, जैसे कि डिस्टर्बेंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जिसमें कि आपको एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब सारी चीज़ों को देखने को मिलेगी। फिर आता है आपका कॉग्निटिव, जिसमें कि कन्फ्यूज़न, हेलुसिनेशन, ये सब सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं।
ठीक है। ये सब सारी चीज़ें एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। फिर आता है कार्डियोवैस्कुलर, जिसमें कि हाइपोटेंशन, एरिथमिया, ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर आता है आपका जेनाइटो यूरिनरी, जिसमें कि डिज्यूरिया देखने को मिल सकता है। फिर आता है न्यूरोमस्क्यूलर, ठीक है, जिसमें कि आएगा आपका मोटर फ्लक्चुएशन और डिस्काइनेशियस। फिर आता है स्लीप डिस्टर्बेंस, जिसमें कि स्लीप फ्रैगमेंटेशन, जिसमें कि ऐसा समझिए कि किश्तों में सोना, ठीक है, 2-2 घंटा करके सो रहे हैं, पूरा एक बार में पूरा नींद नहीं ले रहे, ठीक है। इंसोम्निया, ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर आ गया आपका इसी में दवाई का नाम, सिम्टोमेटिक थेरेपी में ही दवाई का नाम आ गया डोपामीन एगोनिस्ट, ठीक है। इसको चलाया जाता है लीवा डोपा के साथ ही साथ और लोअर डोज में ही चलाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनीरोल, प्रामीपेक्सोल, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये क्या करता है, बेसिकली ये रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेशिया और मोटर फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करता है। फिर आता है आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ये भी आपका लेवा डोपा के साथ ही चलता है, ये मोटर फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करता है, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजट्रोपाइन, इथोप्रोपाजाइन, प्रोसाइक्लिडाइन, ये सब सारी चीज़ें दवाइयाँ इसमें चलती हैं, ठीक है। आ जाइए अब न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए जो जिनको भी पार्किंसन का प्रॉब्लम होता है उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि वो प्रोटीन का डाइट एकदम कम ले, ठीक है। जो टोटल कैलोरी ले रहे हैं उसका 15% से ज़्यादा प्रोटीन का डाइट नहीं होना चाहिए। जो प्रोटीन का डाइट है वो इवनिंग में लें तो बहुत अच्छा है, वो इवनिंग में ही लेना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं, वो इवनिंग में ही लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पेशेंट जो होता है वो लेस एक्टिव होता है। विटामिन ज़्यादा लेना चाहिए, प्रोटीन कम लेना चाहिए, पानी बहुत एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा लेना चाहिए। फाइबर जो होता है अपने फूड में जितना फाइबर रिच फूड लें वो ज़्यादा अच्छा है। पोस्चर को हमेशा मेंटेन रखें खाने वक्त, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यहाँ पे बहुत हेल्प लिया जाता है ताकि फीडिंग जो होता है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। अब आ जाइए सर्जिकल मैनेजमेंट। 3 तरह का सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, एक होता है अब्लेटिव सर्जरी, दूसरा होता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और तीसरा होता है न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन, ओके। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मेन अपना पार्ट फिजियोथेरेपी, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे 2 तरीके के बारे में, 2 चीज़ों के बारे में। एक हम लोग बात कर लेते हैं गोल्स के बारे में, एक हम लोग बात कर लेंगे इंटरवेंशन के बारे में, ठीक है। गोल क्या है, तो सीधा सा बात है कि जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है उसको ठीक करना हमारा गोल है, ठीक है। अब पेशेंट का क्या प्रॉब्लम हो सकता है और आपको क्या क्या ठीक करना है, ठीक है। तो हमको तो सारा पॉइंट डील करना है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पैथोलॉजी का इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है। अच्छा, तो आपको जो पेशेंट हैं उनके परिवार वालों में आपको एजुकेट करना होगा कि ये आपको फिजियोथेरेपी किस तरह का ट्रीटमेंट है, इसमें आप क्या करेंगे, ठीक है, ये आपको किस तरह से हेल्प करेगा, ये डिजीज़ में होता क्या है, इसका सिम्टम्स, मतलब वो सारी चीज़ें आपको समझानी है, ठीक है। चलिए इसमें आपको इम्पेयरमेंट को भी रिड्यूस करना है। किस तरह का इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करना है, जॉइंट इंटेग्रिटी और मोबिलिटी को इम्प्रूव करना है, सेंसरी अवेयरनेस यानी कि सेंसेशन जो है उसको इम्प्रूव करना है, स्किन का इंटेग्रिटी को इम्प्रूव करना है, पेन को डिक्रीज करना है, मोटर फंक्शन को इम्प्रूव करना है, मोटर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है जिसमें कि स्ट्रेंथ आ गया, एंड्योरेंस आ गया, ये सब सारी चीज़ें हैं। पोस्चरल कंट्रोल और बैलेंस को इम्प्रूव करना है, गेट और लोकोमोशन को इम्प्रूव करना है, फटीग के जो मैनेजमेंट है उनको इन्हांस करना है और एरोबिक कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है। ये रहा आपका पूरा गोल्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो 2 पॉइंट है ना यहाँ पे, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पैथोलॉजी और टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट। तीसरा पॉइंट आता है आपका एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्शंस, टास्क और एक्टिविटीज़, ये भी इम्प्रूव करना है, ठीक है। जो भी फिजिकल एक्शंस हो गया, जो टास्क हो गया, जो किसी खास तरह का एक्टिविटी हो गया, उसको और भी अच्छे ढंग से किया जा सके, इसको भी इम्प्रूव करना है, ठीक है। जिसमें कि आ गया आपका इंडिपेंडेंस इन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग इन इंक्रीज, मतलब कि पेशेंट ज़्यादातर खुद से कर सके वो काम, किसी पे वो डिपेंडेंट ना रहे। टॉलरेंस ऑफ पोजीशन एंड एक्टिविटीज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। तीसरा है एक्टिविटी पेसिंग एंड एनर्जी कंजर्वेशन स्किल्स आर इन्हांस्ड, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आ गई। अब आ जाइए पीटी इंटरवेंशन के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि हम लोग अब क्या क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है मोटर लर्निंग स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। मोटर लर्निंग को प्रमोट किया जाए तो उसमें हम लोग बात करेंगे, एक होता है इसमें विजुअल क्यूइंग, एक होता है उसमें
मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में बात करूँगा उसके बारे में, ठीक है। एक होता है विजुअल क्यूइंग और एक और नाम है, ठीक है। और फिर एक होता है मल्टी सेंसरी, वो तीनों को हम लोग लेकर के चलेंगे। फिर दूसरा आता है एक्सरसाइज ट्रेनिंग। एक्सरसाइज ट्रेनिंग में आ गया आपका रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है। फिर तीसरा आता है आपका फंक्शनल ट्रेनिंग, चौथा आता है आपका बैलेंस ट्रेनिंग, लोकोमोटर ट्रेनिंग, पल्मोनरी रिहैब, स्पाइनल ऑर्थोटिक्स, स्पीच थेरेपी, एरोबिक एक्सरसाइजेज और ग्रुप एंड होम एक्सरसाइजेज, ठीक है। इसमें भी हम लोग बात करेंगे असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में, इसमें हम लोग बात करेंगे साइको सोशल इश्यूज़ के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे पेशेंट फैमिली एंड केयर गिवर एजुकेशन के बारे में। पेशेंट फैमिली और केयर गिवर एजुकेशन में बस इतना ही पॉइंट आता है कि जो पेशेंट के जो फैमिली हैं या जो उनका जो केयर गिवर हैं, उनको बेसिकली आपको सारी बातें अच्छे से समझानी है, ठीक है। वही चीज़ें उनको अवेयर करना है, उनको एजुकेट करना है डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ में क्या होता है वो एजुकेट करना है, आप क्या करोगे इस डिजीज़ में, किस तरह से हेल्प करोगे उसके बारे में बताना है, इनका सिम्टम्स के बारे में समझाना है, वो सब सारी चीज़ें इसी में आएंगी, ठीक है। तो बाकी सारे पॉइंट्स को हम लोग डील करते हुए चलते हैं। सबसे पहला है मोटर लर्निंग स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। तो देखिए, हाँ, पहला था विजुअल क्यूज़ और दूसरा था ऑडिटरी क्यूज़, ठीक है, मैं भूल गया था। तो एक पहला पॉइंट है इसमें, इन अर्ली एंड द मिडिल स्टेजेस ऑफ द डिजीज पेशेंट्स कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू डेली प्रैक्टिस बट इट इज़ डिफ़िकल्ट इन लेट स्टेजेस, ठीक है। तो अर्ली स्टेजेस में तो काफ़ी हद तक मोटर लर्निंग इम्प्रूव करवाया जा सकता है, बट बहुत डिफ़िकल्ट है लेट स्टेजेस में, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा क्या है, पेशेंट का जो डिज़ायर, जो भी आप मूवमेंट करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें पेशेंट का फुल अटेंशन हमेशा चाहिए ही, तभी मोटर लर्निंग पॉसिबल है। इसमें इंस्ट्रक्चरल कमांड्स भी दिया जाता है पेशेंट को, जैसे कि चलते वक्त आप बोलेंगे, पेशेंट को कमांड देंगे कि अपने आर्म को हिलाइए, ठीक है, तेज़ चलिए, ज़्यादा फास्ट अपना कदम बढ़ाइए, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डुअल टास्किंग, दो काम आप एक एक साथ करवा सकते हैं। अब यहाँ पे दो तरह का क्यूइंग आता है, एक होता है ऑडिटरी क्यू, ठीक है, जिसमें क्या आता है आपका रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलेशन, ठीक है। अब इसमें का क्या मतलब हुआ, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं एक खास मेट्रोनॉम बीट या फिर एक स्टेडी बीट, ठीक है। कहाँ से, म्यूज़िक लिसनिंग डिवाइस से, ताकि गेट के स्पीड को, कैडेंस को, स्ट्राइड लेंथ को, ये सब चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। फिर आता है आपका विजुअल क्यूज़। विजुअल क्यूज़ में हम लोग क्या करते हैं, ब्राइटली कलर्ड लाइंस का यूज़ करते हैं और फ्लोर को, जैसे कि जिस लाइन में वो चल रहा है ना, उसके 90 डिग्री पे, उसके परपेंडिकुलर में उसको रखते हैं और एक स्टेप लेंथ की दूरी पे रखते हैं, किसको, ब्राइटली कलर्ड लाइंस को, ठीक है। और पेशेंट को बोलते हैं कि इसी लाइन पे आप चलिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये स्ट्राइड लेंथ को और वेलोसिटी को, ये सब सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो दो तरह का हो गया, एक हो गया ऑडिटरी क्यूज़ और एक हो गया विजुअल क्यूज़, ठीक है। फिर क्या है कि यूज़ ऑफ बोथ। अब क्या है ना कि पेशेंट में आप दोनों एक साथ करवा सकते हैं, ठीक है। अब जब आप दोनों एक साथ करवाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ बोथ विजुअल एंड ऑडिटरी क्यूइंग आर ऑल्सो यूज टुगेदर फॉर पार्किंसन डिजीज पेशेंट्स, ठीक है। अब आ जाइए एक्सरसाइज ट्रेनिंग, उसमें आ गया रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज में कौन कौन से एक्सरसाइजेज करवाएंगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, पीएनएफ। पीएनएफ में भी आप पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से रेजिस्टेड में प्रोग्रेस करते चलेंगे। फिर आता है इसी में डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, ठीक है। यूज़ ऑफ रॉकिंग चेयर टू इनहेंस सिट टू स्टैंड ट्रांसफ़र, फंक्शनल ट्रेनिंग सच एज हुक लाइंग, ट्रंक, लोअर ट्रंक रोटेशन या फिर साइड लाइन, ये सब सारी चीज़ें क्या करेंगी, रिलैक्सेशन को प्रमोट करती हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, जिसमें कि हम लोग कौन कौन सा चीज़ें करवाएंगे, स्ट्रेचिंग करवाते हैं। अब स्ट्रेचिंग में भी हम लोग बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग को हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग किस टाइप की स्ट्रेचिंग को प्रेफर करते हैं, पीएनएफ स्ट्रेचिंग को प्रेफर करते हैं, और उसमें भी होल्ड रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पीएनएफ टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं, जिसमें कि D1 एक्सटेंशन यूज़ करते हैं हम लोग लोअर लिम्ब के लिए, और बाइलेटरल सिमेट्रिकल D2 फ्लेक्शन यूज़ करते हैं हम लोग अपर लिम्ब के लिए। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, पेशेंट को ऐसा सजेस्ट भी करते हैं और योगा भी प्रेफर करते हैं। यूनिलेटरल ब्रीजिंग, बाइलेटरल ब्रीजिंग, हाई नीलिंग विद ट्रंक रोटेशन, ये सब सारी चीज़ें हम लोग यूज़ में लाते हैं टाइट हिप फ्लेक्सर को और
टाइट हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करने के लिए, साथ ही साथ स्पाइनल और हिप एक्सटेंसर को स्ट्रेंथ करने के लिए। ठीक है, चलिए कुछ कुछ पोजीशनिंग भी हम लोग यूज़ करते हैं ताकि टाइट मसल्स को स्ट्रेच हो सके, सॉफ्ट टिश्यूज स्ट्रेच हो सके, जैसे कि फिक्स्ड लेग स्ट्रैप टू रिड्यूस हिप एंड नी फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, तो फिक्स्ड लेग स्ट्रैप को यूज़ करते हैं ताकि हिप और नी का जो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर है वो कम हो सके। साथ ही साथ टो वेजेस का भी यूज़ करते हैं ताकि प्लांटर फ्लेक्सर का भी कॉन्ट्रैक्चर जो है वो रिड्यूस हो सके। अगला एक्सरसाइजेज है आपका रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज। किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस के लिए? फ्री वेट, रेजिस्टेंस बैंड, मैनुअल रेजिस्टेंस यानी कि हाथ से ही। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हमेशा बैलेंस ट्रेनिंग के साथ साथ ही होना चाहिए। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब आ जाइए तीसरे तरह का ट्रेनिंग, वो है आपका फंक्शनल ट्रेनिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बेसिकली हेड, ट्रंक, हिप और शोल्डर का मोबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग डिफ़िकल्ट मोटर एक्टिविटीज़ पे प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, इसीलिए सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, प्रोग्रेशन टू मोर डिफ़िकल्ट मोटर एक्टिविटीज़ शुड बी ग्रेजुअल। ठीक है, फिर आता है PNF, वो भी इसमें फंक्शनल ट्रेनिंग में बहुत यूज़फुल है। फंक्शनल ट्रेनिंग में ही हम लोग बेड मोबिलिटी स्किल भी सिखाते हैं, जैसे कि रोलिंग हो गया, ब्रिजिंग हो गया, सुपाइन टू सिट ट्रांजिशन हो गया, साइड लाइन रोलिंग हो गया। ठीक है, इसी में हम लोग रोलिंग परफॉर्म करते हैं डिफरेंट सरफेसेस पे भी। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। इसी में आता है आपका ब्रिजिंग, सिटिंग, सिट टू स्टैंड, स्टैंडिंग। अब यहाँ तक तो आ गया। अब स्टैंडिंग के बाद हम लोग क्या करवाएंगे? स्टैंडिंग के बाद हम लोग करवाते हैं वेट बेयरिंग। ठीक है, वेट बेयरिंग ऑन सिंगल लेग एंड वेट बेयरिंग ऑन डबल लेग। अब स्टैंडिंग के साथ साथ मतलब कि लोअर लिम के साथ साथ हम लोग अपर लिम का भी वेट बेयरिंग करवाते हैं। फिर हम लोग क्या करवाते हैं? फिर हम लोग करवाते हैं वेट शिफ्टिंग। ठीक है, फिर हम लोग करवाते हैं स्टेप अप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इन द लेटरल डायरेक्शन। फिर हम लोग करवाते हैं बैक स्टेपिंग। ठीक है, फिर हम लोग पेशेंट को सिखाते हैं कि गिरने के बाद उठते कैसे हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें एक सीरीज़ वाइज में चलती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ फेशियल मसल्स का भी मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है इन केस ऑफ फेशियल रिजिडिटी। हम लोगों ने असेसमेंट में पढ़ा था ना, एग्जामिनेशन ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग मसाज को प्रेफर करते हैं, स्ट्रेचिंग प्रेफर करते हैं। ये सब सारी चीज़ें क्या करती हैं? फेशियल मूवमेंट्स को इन्हांस करती हैं। साथ ही साथ पेशेंट को लिप पर्सिंग, टंग मूवमेंट, स्माइलिंग, फ्राउनिंग, ये सब सारे एक्सप्रेशन का प्रैक्टिस करवाया जाता है ताकि मूवमेंट को इन्हांस किया जा सके। ठीक है, मिरर थेरेपी मतलब कि कोई भी मूवमेंट करवा रहे हैं तो उसको मिरर के सामने रख करके अगर करवाया जाए तो उससे ज़्यादा एक तो पेशेंट का भी कंसंट्रेशन बना रहता है, पेशेंट को भी पता चलता है कि हम कितना अच्छा से कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं। चलिए, फिर आता है ट्रेनिंग आपका बैलेंस ट्रेनिंग, जो चौथा नंबर पे है। इससे आपका बैलेंस ट्रेनिंग से आपका पोस्चर भी इम्प्रूव होता है। अब इसमें किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले तो एक बैलेंस बोर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें करवाते क्या है? वेट शिफ्टिंग करवाया जाता है, ऑल्टरनेट यूनिलेटरल वेट बेयरिंग भी करवाया जाता है। ठीक है, यूनिलेटरल भी करवाया जाता है और ये बायलेटरल भी करवाया जाता है। ठीक है, रीचिंग एक्टिविटी करवाया जाता है, हील स्टैंडिंग, टो स्टैंडिंग, यूज़ ऑफ थेरेपी बॉल। ठीक है, नीलिंग, क्वाड्रुप्ड पोजीशन, ऑल्टरिंग फुट या लेग पोजीशन, जिसमें कि फुट अपार्ट एंड क्लोज मतलब कि पाँव को बार बार दूर करना और पास लाना, इस तरह से बार बार पोजीशन चेंज करवाया जाता है। सिंगल लेग रेज मतलब कि सुपाइन पोजीशन में क्या करते हैं हम लोग? लेग को रेज करने के लिए बोलते हैं। ओवर हेड आर्म क्लैपिंग मतलब सर के ऊपर से दोनों हाथ को क्लैप करने के लिए बोलते हैं। स्क्वाट्स वगैरह करवाया जाता है। ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर आता है आपका लोकोमोटर ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें हम लोगों का सबसे प्राइमरी काम है कि जितना भी प्राइमरी गेट एबनॉर्मैलिटी है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकें। दूसरा चीज़ इसमें क्या करते हैं कि जो फॉल को कैसे प्रिवेंट किया जा सके और जो फंक्शनल मोबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, इसमें हम लोग वर्बल कमांड भी देते हैं, वही हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जल्दी चलिए। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं, पाँव उठाइए, या बहुत सारी छोटे छोटे जो कमांड्स हैं वो सब सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। पैरेलल बार का भी हेल्प लिया जाता है ताकि पेशेंट जो है वो अच्छे से चल सके। 3 तरह का प्रैक्टिस करवाया जाता है चलने का, फॉरवर्ड, साइडवर्ड और बैकवर्ड।
ठीक है। इसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन भी करवाया जाता है, ठीक है। क्रॉस स्टेपिंग भी करवाया जाता है, वॉकिंग इन ऑब्स्टेकल पाथ, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर ये सब अगर यहाँ तक आप पेशेंट कर पा रहा है, फिर हम लोग स्विच करते हैं ट्रेडमिल पे, पहले सपोर्ट के साथ, फिर विदाउट सपोर्ट के साथ। फिर हम लोग बात कर रहे हैं स्पाइनल ऑर्थोटिक्स के बारे में। इसमें हम लोग स्पाइनल ब्रेसिंग का यूज़ करते हैं, उसका नाम है आपका स्पाइनोमेड थोरैको लंबर ऑर्थोसिस। इसको हम लोग यूज़ करते हैं एबनॉर्मल पोस्चर को रिड्यूस करने के लिए। एबनॉर्मल पोस्चर कहाँ का? स्पाइन का, ठीक है। और ट्रंक को भी स्टेबल रखने के लिए, साथ ही साथ वाइटल कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही साथ ये बैक एक्सटेंसर मसल्स को भी स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ एब्डोमिनल का जो फ्लेक्सर मसल्स है उसको भी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर आता है आपका पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। इसमें हम लोग सबसे पहले है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, ठीक है, एयर शिफ्टिंग टेक्निक्स, नेक, शोल्डर और ट्रंक के मसल्स का एक्सरसाइजेस, मैनुअल टेक्निक्स जैसे कि शेकिंग, वाइब्रेशन, ठीक है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अपर बॉडी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है। फिर आता है इम्प्रूविंग ट्रंक एक्सटेंशन टू इम्प्रूव ब्रीदिंग, जिसमें कि हम लोग PNF का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड एक्सरसाइजेज आर परफॉर्म्ड इन अनसपोर्टेड सेटिंग टू प्रमोट ट्रंक स्टेबलाइजेशन। और इसमें जो एक्सरसाइजेज हम लोग परफॉर्म करते हैं टू इम्प्रूव ट्रंक एक्सटेंशन, वो हम लोग बेसिकली परफॉर्म करते हैं सेटिंग वाले पोजिशन में, वो भी अनसपोर्टेड, ठीक है, ताकि ट्रंक को स्टेबलाइज किया जा सके, ठीक है। फिर आता है आपका स्पीच थेरेपी। इसमें बेसिकली एक ट्रीटमेंट है जिसका नाम है ली सिल्वरमैन वॉइस ट्रीटमेंट, ओके। फिर अगला पॉइंट है आपका एरोबिक एक्सरसाइजेज, जिसमें कि हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज प्रोग्राम किया जाता है और इंटेंसिटी हमेशा नॉर्मल इंटेंसिटी से कम ही रखा जाता है। अब इसमें क्या क्या करवा सकते हैं? लेग एंड आर्म अर्गोमेट्री और वॉकिंग, मेनली वॉकिंग ही है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट के लिए। Selection of training depends on the abilities of the patient, such as in postural instability and increased risk of falls, treadmill is prohibited। मतलब कि जो ट्रेनिंग का जो सिलेक्शन है ना, कि आपको क्या करवाना है, ये पेशेंट के एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि कोई पेशेंट पे का मान लीजिए कि उसका पोस्चरल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, और वो पेशेंट का जो रिस्क ऑफ फॉल है वो बहुत ज़्यादा है, आप उसके डायरी में देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसका रिस्क ऑफ फॉल है, तो आप उसको ऑब्वियस सी बात है आप उसको ट्रेडमिल पे नहीं चढ़ाएंगे, राइट, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको तय करना है। फिर आता है हाइड्रोथेरेपी, जिसमें हम लोग वार्म वाटर का भी यूज़ करते हैं। फिर आता है ग्रुप एंड होम एक्सरसाइजेस। दो भाग में बांट देते हैं, एक होता है, एक बात कर लेते हैं हम लोग ग्रुप एक्सरसाइजेस के बारे में, एक हम लोग बात कर लेते हैं होम एक्सरसाइजेस के बारे में। तो ग्रुप एक्सरसाइजेस, ग्रुप में एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना, बेसिकली कम्युनिकेशन एक तो बिल्डअप होता है, मोटिवेशन मिलता है, कंपटीशन होता है कि हाँ वो हमसे अच्छा कर रहा है, ठीक है, हमको भी करना है। इसमें क्या करवा सकते हैं ग्रुप एक्सरसाइजेज में? स्ट्रेचिंग, जिसमें कि लार्ज मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं। फिर इसके साथ साथ अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, और उसके साथ साथ एक्सियल ट्रंक का रोटेशन का जो मूवमेंट है, वो सब सारी चीज़ें होती हैं। स्टेशनरी साइकिल का यूज़ होता है, मैट एक्सरसाइजेज को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ग्रुप एक्सरसाइजेज बेसिकली क्या क्या इंप्रूव करता है? रेंज ऑफ मोशन, मोबिलिटी, कोर स्टेबिलिटी, फॉल्टी पोस्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर मैं बात करूं होम एक्सरसाइजेज के बारे में, तो होम एक्सरसाइजेज बेसिकली ये क्या इंड्यूस करता है? तो बेसिकली रिलैक्सेशन को इम्प्रूव करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथ, कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन, ये सब सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है, ठीक है। इसमें हम लोग, अगर मैं बात करूं कि किन किन तरह के एक्सरसाइजेस को प्रेफर किया जाता है, तो स्ट्रेचिंग है और एक स्ट्रेंथनिंग है, ठीक है। और ये किन किन पोजीशन में परफॉर्म किया जाता है? सुपाइन पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, ये सब सारी चीज़ें हैं। इसमें असिस्टिव डिवाइसेस का भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ फॉरवर्ड हेड एंड काइफोटिक पोस्चर, द पेशेंट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू हैंग बाय द हैंड्स बाय यूजिंग एन ओवर हेड बार, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें घर पे होम एक्सरसाइजेज में ही आती हैं, ठीक है। इन स्टैंडिंग कॉर्नर वॉल स्ट्रेच इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेच ऑन अपर ट्रंक फ्लेक्सर्स, ये सब सारी चीज़ें हैं। केन का भी यूज़ किया जाता है ओवरहेड मोशन के लिए, ठीक है। एक स्टडी चेयर का बैक का भी एक यूज़ किया जाता है, मतलब स्टडी चेयर का जो पीछे वाला जो पार्ट होता है, ताकि खड़े रहने में उसको असिस्ट कर सके वो, ठीक है, और उसको बैलेंस, अपने आप को बैलेंस कर सके, ठीक है। एक हेल्प चाहिए ना किसी चीज़ का, ठीक है। तो बैक ऑफ एन स्टडी चेयर इज़ यूज़फुल
टू असिस्ट इन स्टैंडिंग एंड बैलेंस एक्टिविटीज़। ओके, फिर आ जाते हैं हम लोग असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, असिस्टिव डिवाइसेस में क्या क्या आ गया, तो असिस्टिव डिवाइसेस भी ऐसा बहुत ये बड़ा बड़ा कोई ऐसा डिवाइसेस नहीं दे दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि सेटिन का सीट्स हो गया या पैजामा हो गया, ये सब क्या होता है, ये आपको बेसिकली हेल्प करता है आसानी से बेड ट्रांसफ़र करने में। हाई सीटेड चेयर का यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट कुशन जिसमें हो, और एक आर्म रेस्ट जिसमें बना हुआ हो। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। फिर आपका यूज़ किया जाता है यूटेंसिल्स भी ऐसा हो जिसका हैंडल बिग हो ताकि वो ग्रिप आसानी से कर सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो टॉयलेट सीट है या जो टॉयलेट रेल्स है, वो सब का जो हाइट है वो बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो रेज्ड टॉयलेट सीट एंड टॉयलेट रेल्स। जो क्लोथिंग है वो सब सारा लूज फिटिंग हो। ठीक है, जो शू में शू वेजेस का भी यूज़ किया जाए ताकि फेस्टिनेटिंग गेट को इम्प्रूव किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। केन का भी यूज़ किया जाता है ताकि चलते वक्त बैलेंस मिल सके। वर्टिकल पोल का भी यूज़ किया जाता है ताकि अपराइट पोस्चर को इंड्यूस किया जा सके, ट्रंक के रोटेशन को इम्प्रूव किया जा सके, आर्म को स्विंग को भी इम्प्रूव किया जा सके वॉकिंग के दौरान। तो ये सब सारी चीज़ें आती हैं असिस्टिव डिवाइसेस में। फिर आता है आपका साइको सोशल इशूज़। तो बेसिकली पार्किंसन वाले डिजीज़ के केसेस में ना ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो पेशेंट होते हैं ना वो अपने आप को अलग थलग रहने लगते हैं और वो सोशली एम्बैरेसिंग फील करने लगते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली फैमिली को असिस्ट करना है कि वो डिज़ीज़ को समझ सकें। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है जनरली पेशेंट आइसोलेट्स हिमसेल्फ। तीसरा पॉइंट है पेशेंट्स बिकम सोशली एम्बैरेसिंग। ये सब सारी चीज़ें जो पेशेंट को में देखने को मिलती हैं। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिपेंडेंसी। ठीक है, तो डिपेंडेंसी भी घट जाता है और एक फीलिंग होपलेसनेस वाला जो फील होता है वो डेवलप होने लगता है। ठीक है, तो ये तभी रिड्यूस होगा जब पेशेंट जो है एक अपने आप पे एक कंट्रोल जो है वो डेवलप कर पाएगा अपने लाइफ में। ठीक है, तो आपको वही इंड्यूस करना है पेशेंट के लाइफ में। तो फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिपेंडेंसी आर रिड्यूस्ड व्हेन पेशेंट डेवलप्स अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर हिज और हर ओन लाइफ। ठीक है, थेरेपिस्ट नीड टू प्रोवाइड अ मैसेज ऑफ होप टेम्पर्ड विद रियलिज्म। देखिए ये जो लाइन था ना ये मैंने ओ सुलेवान से उठाया था। ठीक है, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव लाइन लगी मुझे। ठीक है, तो एज अ थेरेपिस्ट आपको भी यही करना है। ठीक है, तो आपको एक होप वाला एक मैसेज देना है, रियलिज्म के साथ थोड़ा आप टेम्पर कर सकते हैं इधर उधर। ठीक है, तो ये गलत सेंस में ना लेकर के आप इसको एज अ पॉजिटिव सेंस में लें। ठीक है, फिर आता है आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ये भी आपको सिखाना है जिसमें कि आपका आता है एडवांस प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज़, इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये था आपका पूरा पार्किंसन के बारे में। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में पूरा पार्किंसन डिजीज़ के बारे में जानने को मिला हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।